steel and concrete under working load is straight line. Stress strain relationship of steel and concrete under working load is straight line. Under working load is straight line. Under working load is straight line. Stress strain relationship of steel and concrete under working load is straight line. Is straight line. Is straight line. ठीक है, चलिए अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर मान लीजिए मेरे पास में, पहले मैं बात कर लेता हूँ स्टील को लेके, पहले मैं बात कर लेता हूँ स्टील को लेके। तो स्टील के लिए अगर हम कर्व बनाते हैं तो कर्व बनेगा हमारे पास कुछ ऐसे। ये हो गया हमारे पास माइल्ड स्टील के लिए, दिस इज फॉर माइल्ड स्टील। और अगर मैं HYSD स्टील की बात करता हूँ तो HYSD स्टील के लिए कर्व कुछ ऐसे रहता है और ये पॉइंट मिलता है आपको ऐसे, दिस इज द वन, दिस इज द वन, ये आता है HYSD स्टील। चूंकि हमने यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमने स्टील की जो स्ट्रेस मानी है, कंसीडर जो करी वो FI तक करी है और FI तक कर्व लीनियर रहता है, तो माइल्ड स्टील के अंदर आपको एग्जैक्ट FI पॉइंट मिलता है, FI पॉइंट मिलता है एग्जैक्ट। तो आप ये बोलते हो कि यहाँ से यहाँ तक ये कर्व क्या बना हुआ है? लीनियर बना हुआ है, ये कर्व लीनियर है। तो रेनफोर्समेंट के लिए जो कर्व होगा वो लीनियर होगा। जब मैं HYSD के लिए देखता हूं तो इसमें आपको कर्व जो होता है वो नॉन लीनियर होता है, इसमें आपको डायरेक्टली FU पॉइंट मिलता है, FY नहीं मिलता है। HYSD के लिए जो कर्व होता है ये नॉन लीनियर होता है, नॉन लीनियर कर्व होता है। पहली बात तो ये। दूसरा, नॉट एग्जैक्ट यील्ड पॉइंट, नॉट एग्जैक्ट यील्ड पॉइंट, इसमें एग्जैक्टली आपको यील्ड पॉइंट नहीं मिलता है, नॉट ऑब्टेन्ड। एग्जैक्टली आपको जो है यील्ड पॉइंट नहीं मिलता है। तो यील्ड पॉइंट निकालने के लिए फॉर यील्ड पॉइंट, फॉर डिटरमाइन yield point offset method is used, offset method का जो है वो यूज किया जाता है, ऑफसेट मेथड का यूज करते हैं। अब ऑफसेट मेथड क्या होता है? ऑफसेट मेथड ये कहता है कि यहां से, सुनिएगा ध्यान से, यहां से 0 से 0.002 का एक ऑफसेट लो। ऑफसेट एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो ओरिजिन से 0.002 का एक ऑफसेट लो। फिर क्या करो, ओरिजिन पे जो कर्व है वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो और इस टेंजेंट के पैरेलल एक लाइन इस ऑफसेट से जो है वो ड्रॉ करिए। जहां पे ये कट करेगा वो पॉइंट आपके पास में क्या हो जाएगा? दिस इज द FY, दिस इज द FY। क्लियर है? तो FY तक हम लोग कर्व को लीनियर मानते हैं। तो ये चीज हम लोग इसमें बोल रहे हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर स्टील एंड कंक्रीट। पहले मैं स्टील की बात कर रहा हूं, स्टील के लिए अंडर वर्किंग लोड इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये मेरे पास में स्ट्रेट लाइन होती है। अगर मैं FY को लेके बोल रहा हूं, बट मैं ये भी जानता हूं कि स्टील में जो मैक्सिमम स्ट्रेस WSM अलाउ करता है वो करता है परमिसिबल स्ट्रेस के बराबर। और परमिसिबल स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है माइल्ड स्टील के लिए, अगर बार का डाया 20 mm से कम है तो 140 मेगापास्कल, 20 mm से ज्यादा है तो 130 मेगापास्कल। तो मैं माइल्ड स्टील के लिए अगर बात कर रहा हूं तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आता है मेरे पास 250
अगर मैंने Fy लिखा है, परमिसिबल लिखूंगा तो कितना होगा, परमिसिबल लिखूंगा तो दिस वैल्यू विल बी 140, दिस वैल्यू विल बी दिस इज द परमिसिबल स्ट्रेस, दिस इज द परमिसिबल स्ट्रेस एंड दैट वैल्यू इज द 140 मेगापास्कल। और एक्चुअल में 140 तक कर्व परफेक्टली लीनियर है, दिस इज द परफेक्टली लीनियर। अगर मैं HYSD में देखता हूं तो इसका जो मिनिमम ग्रेड होता है Fe 415, तो इसका Fy हो जाएगा 415। अगर मैं HYSD यानी कि 415 के लिए वैल्यू देखूंगा, दैट इज द 415 के लिए वैल्यू होता है 230, 500 के लिए वैल्यू होता है 275, कल हमने टेबल में देखा है। तो मैं यहाँ पे अगर बात करूंगा 230 या 275 तक, so this value is the 270, this is the PS and that value is the 230, 415 के लिए 230 और 500 के लिए 275, और यहां तक ये कर्व परफेक्टली लीनियर है, दिस इज द लीनियर। तो ये हो जाएगा मेरे पास में लीनियर, और ये हो जाएगा दोस्तों मेरे पास में दिस इज द लीनियर। तो अंडर वर्किंग लोड दिस इज द स्ट्रेट लाइन, अंडर वर्किंग लोड दिस इज द स्ट्रेट लाइन। ये हो गया स्टील के लिए। सिमिलरली अगर मैं कंक्रीट के लिए बात करूंगा, अगर मैं कंक्रीट के लिए बात करता हूं, मैं बात कर ले रहा हूं कंक्रीट के लिए, तो अगर मैं कंक्रीट के लिए बात करता हूं तो भाई मेरे पास में यहां पे अगर हम कंक्रीट की बात करें तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाली कंक्रीट तो है ही नहीं, अजम्पशन नंबर 2 में हमने उसको हटा दिया क्योंकि क्रैक हो चुका है। अब कंक्रीट बची कौन सी, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाली, और ऊपर वाली जो कंक्रीट है वो बेंडिंग कंप्रेशन में है, कंप्रेशन में स्ट्रांग होती है। तो जो हम डायग्राम बना रहे हैं वो बेंडिंग कंप्रेशन कंक्रीट के लिए बना रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए अगर हम कर्व बनाते हैं तो कर्व कैसा बनेगा, स्टार्टिंग में ये लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, एंड देन ये कुछ पैराबोलिकली ऐसे हो जाता है, ये कुछ ऐसे हो जाता है, यहां पे आता है हमारे पास में दिस इज द FC दिस इज द FC और ये इसकी पीक स्ट्रेस होती है, मैक्सिमम स्ट्रेस होती है, ठीक है। अब चूंकि मैं बेंडिंग कंप्रेशन के लिए बात कर रहा हूं, बेंडिंग कंप्रेशन के लिए बात कर रहा हूं, तो बेंडिंग कंप्रेशन में हमारे पास जो परमिसिबल स्ट्रेस आती है, यानी कि जिसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा CBC, ये होता है FC/3, यानी कि लगभग 1/3 के बराबर। तो 1/3 तक के लिए अगर मैं देखता हूं तो 1/3 तक मेरे पास में ये कर्व जो होगा वो क्या होगा, दैट विल बी द लीनियर, दिस इज द सिग्मा CBC जिसका वैल्यू FC/3 तक आया है, और यहां तक ये कर्व क्या बनेगा, दैट इज द लीनियर, ये लीनियर बनेगा, दैट इज द लीनियर। तो कंक्रीट और स्टील दोनों के लिए स्ट्रेस डायग्राम जो बन रहा है वो लीनियर बन रहा है, फॉर्चुनेटली इस वाले मेथड में। WSM में स्ट्रेन डायग्राम का लीनियर होना अजम्पशन नंबर 1, चाहे LSM देखो, WSM देखो, ULM देखो, किसी भी जगह जाके देखो, अजम्पशन नंबर 1 की वजह से स्ट्रेन डायग्राम लीनियर बना है। स्ट्रेस डायग्राम लीनियर होगा या नहीं होगा ये रेस्पेक्टिव मेथड पे डिपेंड करता है। WSM में अलग है, प्लास्टिक एनालिसिस में अलग है, LSM में अलग है, तीनों में अलग अलग होता है, तीनों की अप्रोच अलग अलग है, ठीक है। तो दिस इज द वे। तो आपको लिखना कैसे, सबसे पहले ये डायग्राम बनाएंगे और फिर ये लिखेंगे, उसके नीचे ये डायग्राम बनाएंगे और ये सारा कहानी लिखेंगे, देन उसके नीचे कंक्रीट का लिखेंगे। जेरोक्स मत कर लेना कि एज इट इज यहाँ पे जो लिखा है वैसा वैसा वहां लिखे, नोट करो।
दीप ज्योति क्या लिखा है ये सर, एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, करते हैं, अभी आप नोट करो, मैं अभी कर देता हूँ। 250 के लिए 140 वैल्यू लिए हैं, इसके टेबल नहीं नोट करवाए हैं आप। राजन, परमिसिबल स्ट्रेस फॉर रेनफोर्समेंट, बेटा देखो क्या लिखा है मैंने, टेंसाइल स्ट्रेस, मेरे पास टेबल होगी शायद, अभी ये वाली टेबल नहीं लिखे हो, ये वाले टेबल नहीं लिखे हो। व्हाट इज दिस? FE 250 के लिए व्हाट इज दिस राजन? है नोटबुक देखो माय डियर, नोट करो, बताओ नोट नहीं लिखा है। चलो, 2 डाउट नोट करिए क्विक, आई विल एक्सप्लेन यू। लीनियर होगा कंक्रीट और स्टील दोनों के लिए। तो माइल्ड स्टील के लिए चूंकि मुझे एग्जैक्ट FI पॉइंट मिलता है तो FI यहाँ पे आ गया। हम ये जानते हैं कि WSM में जो मैक्सिमम स्ट्रेस अलाउ होती है परमिसिबल के बराबर होती है, और माइल्ड स्टील के लिए जो वैल्यू होता है 140 होता है 20 mm डाया से कम के लिए, और 20 mm से ज़्यादा के लिए हमारे पास जो है वो क्या बोलते हैं 130 मेगापास्कल हो जाता है। तो उसके लिए चूंकि FI तक इलास्टिक है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें भी कर्व लीनियर ही होगा, तो माइल्ड स्टील के लिए कर्व लीनियर है। HYSD कर्व जो रहता है एक्चुअल में नॉन लीनियर होता है, इसमें आपको एग्जैक्ट यील्ड पॉइंट नहीं मिलता है, नॉट ऑब्टेन्ड एग्जैक्ट यील्ड पॉइंट। ठीक है, तो यील्ड पॉइंट अचीव करने के लिए यानी कि ऑब्टेंड करने के लिए हम लोग एक मेथड यूज करते हैं, दैट इज द ऑफसेट मेथड। ये एक नाम है ना, ऑफसेट मेथड एक नाम है, और ये क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। तो टू डिटरमाइन यील्ड पॉइंट ऑफसेट मेथड इज यूज। ऑफसेट में क्या करते हैं, ऑफसेट का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई भी एक हमने परपेंडिकुलर वैल्यू ली और उससे हम लोग सारी कहानी देख रहे हैं। तो हमने क्या किया, अब मैं ऑफसेट मेथड ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओरिजिन से 0.002 का ऑफसेट लेते हैं। अब यही वैल्यू क्यों आया है वो LSM के डब्ल्यू में बताऊंगा। तो 0.002 का हम लोग ऑफसेट लेते हैं ओरिजिन से, फिर ओरिजिन पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उस टेंजेंट के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऑफसेट से। ये जो पैरेलल लाइन जहां पे कट करेगी कर्व को वो पॉइंट FI कहलाता है, और FI तक हम लोग कर्व को लीनियर मानते हैं। चूंकि हम ये जानते हैं कि HYSD 415 से स्टार्ट होता है तो यील्ड पॉइंट 415 होगा, और उसके लिए परमिसिबल स्ट्रेस वैल्यू जो रहता है 230 मेगापास्कल रहता है। तो 230 तक कर्व डेफिनेटली लीनियर होगा, राइट। तो दिस इज द लीनियर फॉर द HYSD स्टील। तो स्टील के लिए हम लोग कर्व को क्या मान रहे हैं, लीनियर मान रहे हैं। तो जिसने ऑफसेट पूछा था उसका आंसर भी हो गया और ये री एक्सप्लेनेशन हो गया। नाउ फॉर द कंक्रीट, इन द assumption 2 वी हैव डिसाइडेड दैट कि बिलो द न्यूट्रल एक्सिस देयर इज नो कंक्रीट, बिकॉज उसमें क्रैक आ चुका है। तो क्रैक आ चुका था, हम लोग वहां पे कंक्रीट मान ही नहीं रहे। देन ओनली द कंक्रीट अबव द न्यूट्रल एक्सिस विल कंसीडर इन द कैलकुलेशन। तो ये हम लोग जो है बेंडिंग कंप्रेशन यानी कि अबव द न्यूट्रल एक्सिस कंक्रीट को हम कंसीडर कर रहे हैं। चूंकि बेंडिंग में बात कर रहे हैं तो वी नो दैट द परमिसिबल स्ट्रेस जो होगा दैट इज इक्वल टू सिग्मा CBC एंड द वैल्यू इज FCK/3। और FCK/3 के लिए हम लोग डेफिनेटली ये जानते हैं कि दिस वैल्यू इज द कर्व इज डेफिनेटली लीनियर। सो कंक्रीट के लिए भी कर्व जो है मेरे पास लीनियर बन रहा है, और स्टील के लिए भी जो कर्व है वो लीनियर बन रहा है। ये अजम्पशंस AN और JN के लिए इतना ही एक्सप्लेनेशन काफी है। इसमें बहुत सारी चीजें अभी हैं, बहुत है, ये एक जनरल जानकारी है जो आप देखें, बाकी सारी चीजें UPSC के लिए छोड़ देते हैं। सो दैट्स पॉइंट इज ये आप लोगों के लिए जो ध्यान रखिएगा, ठीक है।
मोहित क्या बोलते हैं, मोहित हो गया, विशाल और अभिषेक को हम क्या कर लेते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा जिसको लेके आगे हम बात करेंगे, कंक्लूजन क्या होगा। तो कंक्लूजन में सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमारे पास देखिए क्या होगा, दिस इज द सेक्शन। मैं कोशिश ये करूंगा कि सारी चीज एक में आ जाए। दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस एंड दिस इज द स्टील, ये स्टील लगा, दैट इज द स्टील। ए एस एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन एंड दिस इज द बी। बाकी मैं डी वगैरह भी नहीं लिख रहा हूं, अभी आपको आइडिया भी नहीं क्या है ये, ठीक है। ये मेरे पास में कंपोजिट सेक्शन है, ये मेरे पास में क्या है दोस्तों, कंपोजिट सेक्शन है, कंपोजिट सेक्शन है, क्लियर है। तो सबसे पहले मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा इक्विवेलेंट, इसको मुझे कन्वर्ट करना होगा होमोजेनियस सेक्शन में विथ द एप्लीकेशन ऑफ द अजम्पशंस, अजम्पशन को भी साथ में ध्यान रखना है। तो मैं ये जानता हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं ये जानता हूं दोस्तों, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो कंक्रीट है वो कंक्रीट बेंडिंग कंप्रेशन में होता है और कंप्रेशन में कंक्रीट स्ट्रॉन्ग होती है, कंसिडरेबल है। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो कंक्रीट है वो मेरे पास में क्या हो गई, कंसिडरेबल हो गई। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाली कंक्रीट में अजम्पशन नंबर 2 ये कहता है कि क्रैक अपीयर हो चुका है, सारे के सारे स्ट्रेस स्टील ले रही है। तो भाई न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो कंक्रीट है उसको आप नेग्लेक्ट कर दो, एरिया ऑफ द कंक्रीट बिलो द न्यूट्रल एक्सिस इज नेग्लेक्टेड। तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों नेग्लेक्ट कर दिया, बिकॉज वी हैव अज्यूम दैट द सेक्शन इज द क्रैक सेक्शन एंड द कंप्लीट टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन बाय स्टील ओनली, दैट्स ओके, स्टील के द्वारा लिया जा रहा है। नाउ अब हम क्या करें, अब हम मॉडुलर रेशियो का यूज करते हुए इस स्टील को कंक्रीट में कन्वर्ट कर देते हैं। इस स्टील को मैंने कंक्रीट में कन्वर्ट करके कहां लगा दिया, मैंने यहां पे लगा दिया, दिस इज द वन। चूंकि पहले कंक्रीट नहीं है, वो मेन कंक्रीट थी उसको मैंने हटा दिया, ये मैंने इक्विवेलेंट कंक्रीट लगा दी और इसका जो एरिया हो जाएगा दैट इज द m इंटू ए एस टी, दिस इज द कंक्रीट, m इंटू ए एस टी, क्लियर है। तो ये मेरे पास में होमोजीनियस सेक्शन बन गया जिसके लिए मैं सारी कहानी देखूंगा। तो ये मेरे पास में क्या हो गया, होमोजीनियस सेक्शन हो गया, होमोजीनियस सेक्शन हो गया। अब इस होमोजीनियस सेक्शन के लिए अगर हम देखें दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, स्ट्रेस डायग्राम बना लेते हैं, स्ट्रेन डायग्राम, STRAIN। तो दैट इज द स्ट्रेन डायग्राम। सीधी लाइन मान लेना, ये दिस इज द स्ट्रेन डायग्राम, दिस इज द स्ट्रेन डायग्राम और ये हो जाएगा स्ट्रेन डायग्राम, दिस इज द स्ट्रेन डायग्राम। और ये डायग्राम लीनियर क्यों है, ये स्ट्रेन डायग्राम लीनियर क्यों है, अजम्पशन नंबर 1 की वजह से ये डायग्राम बना है लीनियर। और ये लीनियर क्यों है, ड्यू टू अजम्पशन 1, ड्यू टू अजम्पशन 1, अजम्पशन नंबर 1 की वजह से ये डायग्राम लीनियर है। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेस डायग्राम को लेके, स्ट्रेस डायग्राम को लेके। तो भाई स्ट्रेस डायग्राम तो वहां होगा जहां पे मटेरियल होगा। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो कंक्रीट है वो कंप्रेशन में है, बेंडिंग कंप्रेशन में और स्ट्रॉन्ग है, तो उसका डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो उसका डायग्राम क्या बनेगा वो देख लेते हैं। So this is the neutral axis line, this is the neutral axis line, clear। तो यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंक्रीट, इसके लिए बात कर रहे हैं, इसके लिए बात कर रहे हैं। तो कंक्रीट के लिए जो डायग्राम बनता है वो डायग्राम बनेगा मेरे पास, अच्छा ये सर हट जाता है ना इससे,
बहुत बढ़िया। वापस बनाना पड़ेगा। सॉरी, 1 सेकेंड प्लीज। इसको कुछ टेक्निकल चीजें हैं, मैं दोबारा बना देता हूं। तो हम जो बात कर रहे थे, अब मैं इक्वल टू होता है m इंटू सिग्मा सी, m इंटू सिग्मा सी। ठीक है, अगर मैं इस स्टील में स्ट्रेस देखूंगा, चूंकि टेंशन में है, तो ये हो जाएगा सिग्मा EST। स्टील, इस स्टील में जो स्ट्रेस आएगी वो क्या हो जाएगी, m इंटू सिग्मा सी के बराबर। मैंने इस स्टील को कंक्रीट में कन्वर्ट कर दिया तो कंक्रीट बन गई, तो कंक्रीट में स्ट्रेस क्या होगी, कंक्रीट में स्ट्रेस हो जाएगा यहां से सिग्मा सी इज इक्वल टू सिग्मा EST बाई एम। ये कंक्रीट बन गया ना, तो इस कंक्रीट में स्ट्रेस क्या होगी, सिग्मा EST बाई एम। तो यहाँ पे लिखा जाएगा दैट इज द सिग्मा EST बाई एम, और ये हो जाएगा मेरे पास स्ट्रेस डायग्राम, स्ट्रेस डायग्राम फॉर WSM। ये फ्रॉम WSM के लिए अगर हम स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे तो ये डायग्राम बनेगा कुछ ऐसे। अब मैं हर बार जब आगे बात करूंगा तो ये सारा इतना कहानी नहीं बनाऊंगा। मैं जब कभी भी आगे डायग्राम बनाऊंगा तो दोस्तों मैं सीधा सीधा ऐसा डायग्राम बना दूंगा इस तरीके से, और यहाँ पे लिख दूंगा m इंटू AST और स्ट्रेस डायग्राम बना दूंगा कुछ ऐसे। तो आपको ये समझ जाना है कि ये वाला डायग्राम ये है और ये वाला जो है ये बना हुआ ये जो है वो इसके द्वारा है। ठीक है ना, हम लोग किताब नहीं छाप रहे, बट समझने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं। नोट करो, तो दिस इज द कंक्लूजन जो हम लोगों ने देखा है। जो भी अजम्पशन और अभी तक हमने जो बातें करी है उसको लेके। HYS ऑफसेट मोहित का है, ऑफसेट यील्ड पॉइंट के लिए हमेशा 0.002 तक लेंगे या इसका कोई अलग क्राइटेरिया है? ये 0.002 ही लेंगे, बट यही क्यों लेंगे विल एक्सप्लेन इन LSM के W वाले पोर्शन में। HYSD में सेकंड पॉइंट क्या लिखे हैं, क्या लिखा था, नॉट ऑब्टेन्ड एग्जैक्ट यील्ड पॉइंट। विशाल लास्ट ग्राफ एक बार एक्सप्लेन। अच्छा ये तो हो गया ना। इनडायरेक्ट कंप्रेशन इन कंक्रीट नहीं आएगा, इनडायरेक्ट कंप्रेशन इन कंक्रीट नहीं आएगा। आज क्लास के लास्ट में, अरे यार टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो ना, क्या ये अलग बात करते हो। परमिसेबल स्ट्रेस वाला टेबल दिखा दो, पिक्स ले। राजन बेटा आपने कल नोट किया होगा ना क्लास के बाद। ऑफसेट मेथड को भी, ऑफसेट मेथड को बता देंगे सोम के अंदर। आइडिया आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा इसी, जहां तक समझते हैं कॉलेज में आपने पढ़ा होगा। इनडायरेक्ट कंप्रेशन इन कंक्रीट FCK/4। इनडायरेक्ट बेटा इनडायरेक्ट कंप्रेशन इन कंक्रीट जो है कब करते हैं, ये हम जो बात कर रहे हैं बेटा वो बेंडिंग की बात कर रहे हैं। अभिषेक कृष्णन, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लेक्सर मेंबर, नॉट अबाउट द एक्सियल कंप्रेशन मेंबर लाइक कॉलम। कॉलम के जब हम अजम्पशंस लिखेंगे वहाँ पे एक्सप्लेनेशन करेंगे, देन आई विल कंसिडर द कंक्रीट वैल्यू इज FCK/4। अभिषेक एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए, वो सारा इरेज हो गया। जो चीज़ आपको जानना हो बता दो, मैं दोबारा बता देता हूँ।
नोट करो फटाफट, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ ऑल दिस। आरआरबी जेई का सिलेबस कवर होगा। मैं प्रमोद सारा बोल रहा हूँ, जेई एईएन का सारा सिलेबस कवर होगा। अब जेई के आगे आप आरआरबी लगा दो, डीएसबी लगा दो, आरएसबी लगा दो, जो लगाना लगा दो। जो आपकी इच्छा है वो लगा दो। जेई एई के लिए जो भी है, चाहे इंडिया का कोई सा भी पेपर हो, वी विल दैट पॉइंट, उसका सारा पॉइंट क्लास नोट्स में होगा, है ना। ओनली गेट और यूपीएससी के किसी एग्जाम को छोड़ के, अगर यूपीएससी से अगर जेईएन बनते हैं तो उसका थोड़ा अलग मैटर डेफिनेटली अलग ही होगा, वो अलग लेवल पे बात करता है। बट हाँ, उसका भी बन जाएगा, 100% नहीं बनेगा, बट हाँ बन जाएगा थोड़ा बहुत तो। प्रमोद, उसके बाद में संकेत, M/ST कैसे लिखा एक बार बताना। M/ST कैसे लिखा? अरे भाई, इस स्टील को कंक्रीट में कन्वर्ट करेंगे ना, तो स्टील को कंक्रीट में कन्वर्ट करेंगे तो हमने अभी डेरिवेशन किया था क्लास के स्टार्टिंग, मैंने क्या बताया था, P डिवाइडेड बाई M/AST प्लस AC AS, यही तो है इक्विवेलेंट कंक्रीट। अलग से जो कंक्रीट में लगा रहा हूं तो वही तो मैंने लिखा M/ST। इस कंक्रीट को अगर मुझे कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट कंक्रीट में तो क्या करूंगा, M/ST कर दूंगा। ये देखो, ये रहा संकेत, ठीक है। स्ट्रेन और स्ट्रेस का डाया स्टील तक, स्ट्रेन एंड स्ट्रेस का डाया स्टील तक ही ना रहेगा या पूरे बॉटम पर रहेगा। अच्छा, डायग्राम इधर और लगाया है वहां तक बना दिया, उसके नीचे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होगा, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये स्टील तक ही रहेगा बेटा। अभिषेक, स्ट्रेन डायग्राम हर केस में अलग बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। स्ट्रेन डायग्राम किसी भी केस में अलग नहीं बनेगा, चाहे सिंगली हो, डबली हो, टी बीम हो, एल बीम हो, कुछ भी बीम हो, स्ट्रेन डायग्राम ऑलवेज लीनियर, है ना। और स्ट्रेस डायग्राम भी मेथड के हिसाब से होगा, सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। WSM के लिए अलग होगा, LSM के लिए अलग होगा, उस पर डिपेंड नहीं करता है। क्या बोल रहा हूं मैं, स्ट्रेस डायग्राम अलग अलग सेक्शन के लिए, सिंगली, डब्ल्यू और टी के लिए नहीं अलग अलग होगा। स्ट्रेस डायग्राम अलग अलग होगा मेथड के करस्पॉन्डिंग, WSM अलग बनता है, LSM अलग बनेगा, दैट्स वन, ठीक है। चलो, तो ये बात हो गई इसके अंदर। किसका डाउट था ये? इक्विवेलेंट कंक्रीट फॉर स्टील, कंक्रीट फॉर स्टील, इक्विवेलेंट कंक्रीट फॉर स्टील, जो हमने रेनफोर्समेंट लगाया उसके लिए हमें इतना एक्स्ट्रा कंक्रीट देना पड़ रहा है। बस ये रिव्यू करा दो, नोटेशन आपने यूज किए हैं, AST, ये सब, ये मॉडुलर रेशियो स्टील को कंक्रीट है। हाँ, चलिए ठीक है। तो ये सबके डाउट क्लियर हो गए जिसने जो पूछे। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे इसमें डिस्कशन करते हैं क्या होगा और कैसे होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सो वेयर वी वर, तो ये अजम्पशंस हो गए हमारे पास, दिस वन एंड, चलिए जी। तो यहाँ तक हमने जो है वो बात कर ली थी, दैट इज अबाउट द अजम्पशंस जो भी हैं JEN AEN के लिए काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा जरूरी नहीं है, नॉट मोर इन डिटेल या इन डेप्थ।
अब हम बात कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ सेक्शन। हेडिंग लगाइए एनालिसिस ऑफ द सेक्शन। मैं अभी कोई बात नहीं कर रहा हूं सिंगली है, डबली है, TAL है, अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी हम ओनली सेक्शन की बात कर रहे हैं, सेक्शन क्या होगा। तो हेडिंग लगाइए एनालिसिस ऑफ द सेक्शन, यानी कि जो हम सेक्शन बनाएंगे उसमें जो नोटेशन यूज करेंगे, बी क्या है, डी क्या है, कैपिटल डी क्या है, इसका वैल्यू क्या क्या होता है, एंड कवर क्या होता है, और बाकी सारी बातें जो इससे नोटेशन से रिलेटेड हैं। तो हेडिंग लगाइए एनालिसिस ऑफ द सेक्शन, और इसको समझिए पहले, बाद में आपको नोट करना है, बाद में नोट करना है सबको। तो सबसे पहले अगर हम देखें दोस्तों, तो भाई मेरे पास में इसके अंदर देखा जाए तो मान लीजिए ये कोई एक सेक्शन है। अभी अंदर वाला डायग्राम मत देखिए, ओनली बाहर वाली चीज की बात कर रहा हूं। तो इसमें ये जो लिखा जाता है कैपिटल बी और स्मॉल बी, मैं कई बार स्मॉल बी भी लिख सकता हूं, कई बार कैपिटल बी भी लिख सकता हूं। ये जो शो करेगा, दिस शोज द विड्थ ऑफ द सेक्शन। ये जो शो करेगा दैट इज द विड्थ ऑफ द सेक्शन। विड्थ ऑफ द सेक्शन जनरली जो लिया जाता है वो लिया जाएगा दैट इज 150 mm, 180 mm, 180 mm, 200, 230, 250, 300 एंड सो ऑन। जनरली हम लोग जो विड्थ ऑफ सेक्शन लेते हैं वो इसी रेंज में लेते हैं, ठीक है ना। कई बार ऐसा भी रहा है कि 50 का ऑर्डर फॉलो अप करता है, 150, 200, 250, 300 ये वाला ऑर्डर भी फॉलो अप करता है। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इतना ही लेना, बट हाँ मोस्टली यही लिया जाता है। कारण है क्योंकि जो शटरिंग अवेलेबल है मार्केट के अंदर वो इसी डायमेंशन में अवेलेबल है, सो दैट्स वाई ये हम लोग डेटा लेते हैं, ठीक है। दिस इज द विड्थ ऑफ द सेक्शन। दूसरा हो जाएगा कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या होगा? कैपिटल डी होगा ओवरऑल डेप्थ ऑफ द सेक्शन। ओवरऑल डेप्थ का मतलब बाहर से बाहर तक की दूरी, डिस्टेंस जो होगी दैट इज द ओवरऑल डेप्थ ऑफ द सेक्शन। और ओवरऑल डेप्थ ऑफ सेक्शन दिया जाता है आउटर टू आउटर फाइबर डिस्टेंस। रेक्टेंगुलर बीम के लिए अगर मैं B/D रेशियो देखूंगा फॉर रेक्टेंगुलर बीम के लिए अगर मैं B/D रेशियो, कैपिटल B बाई कैपिटल D रेशियो अगर मैं देखता हूं, विड्थ टू डेप्थ, ओवरऑल विड्थ टू ओवरऑल डेप्थ रेशियो, दैट वैल्यू विल बी 0.5 से लेके 0.65 रहता है। ये 0.5 से लेके 0.65 रहता है। अगर आप D/B रेशियो करेंगे तो 2 हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तो वो सेम आप कर सकते हैं, नॉट अ बिग इश्यू। क्लियर है ना। तो ये चीज JEN में ऑब्जेक्टिव में आ रखी है, ध्यान रखिएगा ये। तो B/D रेशियो रेक्टेंगुलर बीम के लिए जो है वो क्या हो जाएगा, 0.5 से 0.65 रेशियो रहता है। एंड स्क्वायर के लिए 1 होगा, उसमें तो कोई सोचने वाली चीज है ही नहीं। ये हो जाएगा ओवरऑल डेप्थ ऑफ द सेक्शन। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ का मतलब क्या है? अगर मैं यहां पे एक बात करता हूं तो भाई मेरे पास इफेक्टिव स्पान, इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव डेप्थ या इफेक्टिव कुछ जो भी है, मैं अगर इफेक्टिव को साइड में रख दूं, इधर स्पान, लेंथ, डेप्थ, थिकनेस, विड्थ अगर मैं देखता हूं तो ये लेंथ, स्पान, विड्थ, थिकनेस ये तो डायमेंशन है मेंबर की, ये तो मेंबर की डायमेंशन है ना। लेकिन इन सब के साथ एक वर्ड कॉमन लिखा गया दैट इज द इफेक्टिव। तो फिर इस इफेक्टिव का मतलब क्या है? आगे वाली चीज तो मैं जानता हूं, लेंथ उसकी लंबाई है, विड्थ उसकी चौड़ाई है, थिकनेस उसकी मोटाई है, डेप्थ उसकी गहराई है, ये तो हम जानते हैं। तो फिर इफेक्टिव का मतलब क्या है? तो इफेक्टिव को अगर हम सिंपली अगर डिफाइन करें तो इफेक्टिव का मतलब ये हो जाता है कि भाई पूरी डायमेंशन में से अगर है लेंथ है तो लेंथ, स्पान है तो स्पान, डेप्थ है तो डेप्थ, थिकनेस है तो थिकनेस, विड्थ है तो विड्थ, पूरी डायमेंशन में से जितना पोर्शन एक्चुअली लोड को रजिस्ट करने के काम में आ रहा है वही पोर्शन इफेक्टिव माना जाएगा।
और वही पोर्शन कैलकुलेशन में यूज किया जाएगा, रेस्ट अदर पोर्शन कोड के हिसाब से यूजफुल नहीं है। फिर रिपीट कर देता हूं, इफेक्टिव स्पान, इफेक्टिव लेंथ, डेप्थ, थिकनेस वगैरह। तो लेंथ, विड्थ, थिकनेस, डेप्थ ये तो डायमेंशन ऑफ द मेंबर है, ये डायमेंशन ऑफ द मेंबर है। इन सब में एक कॉमन वर्ड लिखा गया इफेक्टिव। इफेक्टिव मीन्स जो भी पूरी डायमेंशन है, ओवरऑल लेंथ हो गया, डेप्थ हो गया, थिकनेस हो गया, विड्थ हो गया, पूरी डायमेंशन में से जितना पोर्शन एक्चुअली लोड को रजिस्ट करने के काम में आ रहा है, दैट पोर्शन इज नोन एज इफेक्टिव डायमेंशन। अगर लेंथ है तो इफेक्टिव लेंथ, विड्थ है तो विड्थ, डेप्थ है तो डेप्थ। सो दैट पोर्शन which is actually used to transfer the load या resist the load, that is treated as the effective. क्लियर? तो यहां पे अगर मैं इस पूरी डेप्थ में से कितना डेप्थ मैं इफेक्टिवली लोड को ट्रांसफर करने में यूज करूंगा, दैट इज नोन एज द इफेक्टिव। इसका जो डेफिनेशन होता है, ये एईएन में कई बार आया है स्टेट एग्जाम के अंदर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द इफेक्टिव डेप्थ। ये क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सीजी ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, अंडरलाइन करिएगा इसको, टेंशन रेनफोर्समेंट टू द एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर। टेंशन रेनफोर्समेंट के सीजी से एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। तो ये मेरे पास में दोस्तों एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन AST, और ये आ जाता है एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। तो अगर हमें इफेक्टिव डेप्थ देखना है तो सेंटर से क्या हो जाएगा, ये टेंशन रेनफोर्समेंट के CG से एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर के बीच का जो दूरी होगा, दैट इज गिवन बाय द इफेक्टिव डेप्थ D, दैट इज गिवन बाय द इफेक्टिव डेप्थ D। क्लियर? तो पहले इसको लिखो, फिर आगे बात करते हैं, नोट करिए। चलो, क्या डाउट है मोहित? ये मॉडुलर रेशियो स्टील को कंक्रीट में चेंज करना सिर्फ थ्योरी में ही लिमिटेड? हाँ बिल्कुल, थ्योरी में लिमिटेड है बेटा, हम लोग एक्चुअल में नहीं करते हैं कि स्टील को हटा दिया और कंक्रीट को लगा दिया, नॉट। हम लोग ओनली इलास्टिक थ्योरी का कंसेप्ट अप्लाई करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई वी आर ये एक मेथड फॉलो अप कर रहे हैं। सिमरन सर बस ये रिव्यू करा दो जो नोटेशन आपने यूज की है AST। यस सर, आई होप कि सिमरन तुम्हारा आंसर मिल गया होगा। मोहित स्टैंड डायग्राम हर केस में, अच्छा ये आंसर दे दिए इनके।
डायग्राम में एसी के बाहर और आउटर डायमेंशन के अंदर कौन सा एरिया है? ये अभी रुक जाओ, अभी आपको जैसा डायग्राम बना वैसा बना लो। मैं जो पॉइंट इसमें बता रहा हूँ ना वही ध्यान दो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, ये कंप्रेशन, अभी मैंने इसको कुछ नहीं बताया तो आप मान के चलो ये कुछ भी नहीं है। अभी मान के चलो, थोड़ा वेट करो, अभी बताएंगे सारी चीज। पवन, चलिए तो ये आप सबने लिख लिया होगा। दिस इज एनालिसिस ऑफ द सेक्शन। नेक्स्ट आ जाता है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट क्या बात होगी, ये सारी बात हम इसमें देख चुके हैं। अरे ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब हम रेनफोर्समेंट देते हैं बीम के अंदर, है ना, तो हमने बोला कि टेंशन स्टील लगा रहे हैं या ऊपर अगर लगाते हैं, कंप्रेशन साइड में स्टील लगाते हैं तो कंप्रेशन स्टील होता है। तो जब हम ये रेनफोर्समेंट लगाते हैं दोस्तों, तो हमें ये देखना होता है कि रेनफोर्समेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए किससे, एटमॉस्फेरिक एक्सपोजर कंडीशन से, जो भी एडवर्स कंडीशन है उससे बचाने के लिए, या मान लीजिए फायर रेजिस्टेंस को लेके। हम ये जानते हैं कि जितना ज़्यादा हीट होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेनफोर्समेंट अपना लेंथ एक्सपांड करता है ना। तो जब एक्सपांड करेगा तो वैसी बात है क्रेक देगा, और क्रेक हम चाहते नहीं है ना। इसीलिए तो हमने जो है रेनफोर्समेंट लगाया ताकि क्रेक विड्थ नहीं बढ़े। तो एटमॉस्फेयर के एडवर्स इफेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए और फायर रेजिस्टेंस के लिए, ताकि फायर के द्वारा जो भी इफेक्ट हो उसको रजिस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट के ऊपर हम लोग कवर लगाते हैं। रेनफोर्समेंट के ऊपर हम क्या करते हैं, कवर लगाते हैं। तो कवर को लेके अब हम बात करेंगे क्या कहानी होगी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द कवर। पहले समझो, बाद में जेरोक्स करिएगा। कवर क्या होता है? कवर को पर्पस जो होता है, टू प्रोटेक्ट द रेनफोर्समेंट फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड फायर रेजिस्टेंस, एंड फायर रेजिस्टेंस, फायर रेजिस्टेंस। तो ये जो दिया जाता है दो कंडीशन के हिसाब से देते हैं। ये जेईएन में पूछी हुई चीज है। हम लोग क्या देते हैं, कवर जो दिया जाता है दो कंडीशन को ध्यान में रखते हुए देते हैं। पहला हो जाएगा एज पर एक्सपोजर कंडीशन, जो भी अलग अलग है उसका वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं टेबल के अंदर। माइल्ड के लिए 20, और ये कंडीशनल है। अगर बार का डाया 12 mm से कम है तो हम लोग 15 mm भी कर सकते हैं। देन 30, देन 45, देन 50 एंड देन 75। ये हम लोगों ने नॉमिनल कवर का वैल्यू लिखे थे टेबल के अंदर, एक्सपोजर कंडीशन में ध्यान में रखते हुए। एंड एज पर फायर रेजिस्टेंस कितना होगा अभी हम देखेंगे, अभी हम देख लेंगे। क्लियर है? तो ये तो फायर को कवर को लेके नॉर्मल बात हो गई। अब कई बार जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जब आप लोगों ने बीटेक में किया होगा या आपने पहले कहीं पे कर रखा होगा, तो माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव लिसन वैरायटी ऑफ द कवर, लाइक नॉमिनल कवर, क्लियर कवर, इफेक्टिव कवर, है ना। तो ये सारी कहानी है क्या, ये सारी कहानी है क्या? तो इसको जरा समझते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास में ये कोई एक सेक्शन दे रखा है, ये आपके पास में हो जाएगा कंप्रेशन स्टील, ये हो जाएगा कंप्रेशन स्टील, और ये हो जाएगा आपके पास में टेंशन स्टील AST, और ये जो दे रखा है, ये जो दे रखा है, ये हो जाएगा आपके पास में स्टीरअप। स्टीरअप बोल दो या ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट बोल दो, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट बोल दो या लेटरल टाई बोल दो। इसका काम क्या है? ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट का काम है कि लॉन्गिट्यूडनल स्टील, यानी कि ये जो स्टील लगा रखी है इसको अपनी जगह बनाए रखना, होल्ड करके रखना, क्लोज लूप में बना देना। जैसे अगर हम देखेंगे तो भाई क्या होगा, ये हमारे पास में बीम सेक्शन है, इसमें हमने क्या किया, इसके अंदर हमने जो है वो दोस्तों, मान लो मैंने ये 4 बार लगा दी, 2 बार ऊपर और 3 बार नीचे, यही बना रखा है मैंने। अब इन बार को अपनी जगह रखने के लिए आप जो ये लूप लगाते हो, ये जो वाला लूप कहलाता है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, ताकि लॉन्गिट्यूडनल स्टील अपनी जगह बना रहे। तो ये कहलाता है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, जो हमने क्रॉस सेक्शन में यहां शो किया है। ठीक है, चलिए, तो ये ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट हो गया।
अब इसमें कवर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉमिनल कवर को लेके और क्लियर कवर को लेके। तो नॉमिनल कवर और क्लियर कवर बेसिकली एक ही चीज है, अलग नहीं है। क्लियर कवर वर्ड यूज किया गया WSM में, नॉमिनल कवर वर्ड यूज किया गया LSM में, है दोनों एक ही चीज, बस नामकरण अलग है, घर का नाम अलग बाहर का नाम अलग, ऐसे समझ लीजिए। WSM क्लियर बोलता है, LSM जो है नॉमिनल बोलता है, बट ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि LSM के अंदर क्लियर वर्ड लिखा नहीं आएगा, कई क्वेश्चन में लिखा आ रहा, बट ओके नोट इश्यू। तो क्लियर कवर या नॉमिनल कवर क्या होता है, अगर आपको ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट दे रखा है तो उसकी बाहरी सरफेस से जो दूरी होगी एक्सट्रीम फाइबर की वो हो जाएगी, चाहे ये टेंशन साइड में देखो, चाहे ये कंप्रेशन साइड में देखो, चाहे ये साइड में देखो, ये बराबर रहता है लगभग चारों साइड, ऊपर और नीचे तो कंफर्म बराबर रहता है। सो दैट इज नोन एज द क्लियर कवर और नॉमिनल कवर, क्लियर और नॉमिनल कवर और नॉमिनल कवर, ये क्लियर और नॉमिनल कवर होगा, ठीक है। ये ऊपर और नीचे बराबर रहता, कोई चेंजेस नहीं होता अगर ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट दिया है तो। अगर नहीं दिया है, मान लो क्वेश्चन में तुम्हें ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट नहीं दिया, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोल देता हूं, जैसे मान लो ये है, इसमें तुम्हें ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट नहीं दिया है, तो इसमें जो नॉमिनल कवर होगा मेन रेनफोर्समेंट की बाहरी आउटर सरफेस से ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा NC और CC, दिस इज द NC और CC, क्लियर हो गया। तो ये आपके पास में आ जाएगा NC और CC अगर आपको मेन रेनफोर्समेंट ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट नहीं दिया है तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, क्लियर है। ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं, एक वर्ड और है, ये तो नॉमिनल और क्लियर कवर हो गया, एक वर्ड और है, दैट इज द इफेक्टिव कवर। तो इफेक्टिव कवर को अगर हम डिफाइन करें तो इसमें डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन CG ऑफ रेनफोर्समेंट। मैं यहाँ टेंशन या कंप्रेशन नहीं बोल रहा हूं, इफेक्टिव डेप्थ में हमने क्लियरली टेंशन रेनफोर्समेंट लिखा था। मैं इफेक्टिव कवर में क्या बोल रहा हूं, इफेक्टिव कवर में बोल रहा हूं डिस्टेंस बिटवीन CG ऑफ रेनफोर्समेंट। अगर आप टेंशन रेनफोर्समेंट की साइड बात कर रहे हैं तो टेंशन का CG, कंप्रेशन की साइड की बात करें तो कंप्रेशन का CG। तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन CG ऑफ रेनफोर्समेंट टू द रेस्पेक्टिव फाइबर डिस्टेंस, रेस्पेक्टिव फाइबर डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा, अगर मैं कंप्रेशन की साइड से बात करूंगा तो कंप्रेशन एनफोर्समेंट के CG से इसके बीच की जो दूरी होगी ये दिया जाएगा DC, ये दिया जाएगा DC। अगर मैं इधर की साइड बात करूंगा तो टेंशन एनफोर्समेंट के CG से जो डिस्टेंस दिया जाएगा वो आ जाएगा, दैट इज द DC, दैट इज द DC, क्लियर हो गया। तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन CG ऑफ रेनफोर्समेंट टू एक्सट्रीम कंक्रीट फाइबर डिस्टेंस, एक्सट्रीम, यहाँ पे एक वर्ड और ऐड कर लीजिएगा, कंक्रीट फाइबर डिस्टेंस, कंक्रीट फाइबर डिस्टेंस, क्लियर है। तो ये हो जाएगा इफेक्टिव कवर। कोई समस्या हो तो बताओ इसमें किसी को, एनीवन? तो पहले ये लिखो, ये लिखिए, परमिसिबल। अच्छा राजन अभी वहीं पे हो, परमिसिबल स्ट्रेस वाला टेबल कल की क्लास में था बेटा, और ये सेकंड पार्ट में करवाया था आई थिंक। ट्रांसवर्स स्टील डायगोनल लोड को भी काउंटर करता है, लाइक अभी ओनली नॉर्मल लोड की बात करते हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, क्यों टेंशन लेते हो। नॉमिनल साइज और नॉमिनल कवर में कंफ्यूजन होता है, एक बार नॉमिनल साइज को भी एक्सप्लेन कर दो। ठीक है बेटा, अभी कर देते हैं।
प्रीवियस स्लाइड, पहले इसको करो फिर प्रीवियस कर देते हैं, इसको लिखो और थोड़ा स्पीड रखो यार। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको हटा देते हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गया हमारे पास। अब अगर मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दे देता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करना है, तो मान लीजिए मेरे पास में कैपिटल डी हो जाएगा, दिस इज द वन, और ये हो जाएगा फाई सी माने डाया ऑफ कंप्रेशन स्टील, और ये हो जाएगा फाई टी यानी कि डाया ऑफ टेंशन स्टील, और ये हो जाएगा फाई टी आर माने ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट का डाया, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरे पास दैट इज द एनसी या सीसी, इसको मैं सीसी या एनसी दोनों में से कुछ भी लिख सकता हूं, क्लियर है। तो मान लीजिए आपको डी का वैल्यू दे रखा दैट इज द 600 mm, फाई टी का वैल्यू दे रखा दैट इज द 20 mm एंड फाई टी आर दे रखा दैट इज द 8 mm एंड फाई सी दे रखा है दैट इज द 16 mm, क्लियर है। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए दैट इज डीसी टेंशन साइड में कितना होगा। आप लोग मुझे ये बताइए सबसे पहले डीसी टेंशन साइड में कितना होगा, यानी कि इफेक्टिव कवर इन टेंशन साइड, बताइए। कंसेप्ट ऑलरेडी आप जानते हैं, हियर इट इज, कहा गया ये रहा, इसमें जो जो बातें हमने लिखी है आप जानते हैं। तो डीसी आपको बताना है, तो डीसी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन सीजी ऑफ द रेनफोर्समेंट। टेंशन की साइड की बात कर रहा हूं तो टेंशन की साइड से हो जाएगा। तो यहां पे अगर मैं डीसी लिखूंगा तो क्या होगा, नॉमिनल कवर प्लस फाई टी आर प्लस हाफ ऑफ दिस, ये जो डाया है, हाँ या ना। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास दैट इज दिस वन। बताइए क्या होगा इसका आंसर प्लीज। रफ में कैलकुलेट कर लो, आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम टू नोट डाउन। पहले रफ में कैलकुलेट कर लीजिए। तो व्हाट इज द डीसी फॉर दिस, एनीवन? एनफोर्समेंट से यहां तक की जो दूरी होगी दैट इज द डीसी इन टेंशन, ठीक है। तो ये टेंशन में हो जाएगा। क्या लिखेंगे डीसी इन टेंशन को हम लोग, तो ये लिखा जाएगा दैट इज, सबसे पहले हो जाएगा एनसी, तो ये हो जाएगा नॉमिनल कवर प्लस फाई टी आर प्लस और इसका आधा डाया यानी कि फाई टी बाई 2, ये हो जाएगा फाई टी बाई 2। तो जब इसमें हम डेटा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एनसी का वैल्यू 30 प्लस फाई टी आर 8 mm प्लस फाई टी 20 बाई 2, सो दैट वैल्यू इज कितना हो जाएगा, ये 38 और 10 48 mm, दिस इज द 48 mm, क्लियर है। अब आप मुझे ये बताइए डीसी कंप्रेशन साइड कितना होगा, ये बताइए क्विक। बताओ कुंदन 338 mm, वेरी गुड भाई। अच्छा 38 लिख रहा होगा ये,
नहीं 38 भी तो गलत आया इसका। डीसी कंप्रेशन साइड बताओ कितना होगा, नॉमिनल का इसके बीच की दूरी 58। कंप्रेशन क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा, दिस इज ए कंप्रेशन। तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा दोस्तों दैट इज एनसी प्लस फाइव टी आर प्लस फाइव सी बाई टू, यही होगा। ये हो जाएगा एनसी, ये हो जाएगा फाइव टी आर और ये आधा डाया इसका। तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे देन व्हाट, द 30 प्लस फाइव टी आर 8 mm प्लस 5C 16 बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास दैट इज 46 mm, राइट, दैट इज द 46 mm। अब आपको निकालना दैट इज द इफेक्टिव डेप्थ, अब आपको निकालना दैट इज इफेक्टिव डेप्थ। इस सेक्शन के लिए इफेक्टिव डेप्थ का वैल्यू बताइए, स्मॉल डी का वैल्यू कितना होगा। तीसरा क्वेश्चन, ये सारे ऑब्जेक्टिव में आते हैं तुम्हारे, बताइए। कंप्रेशन भी 48 होगा, गलत है भाई। आशीष, शेख, आस्था, ठीक है, अनुज, कृष्णा, नदीम, नेहा, सौरभ, कुंदन, राजन, अमर, रवि, नहीं रवि नहीं, इनका ठीक है, रवि गलत, श्रीनाथ गलत, प्रेमदत्त ठीक है, दीपज्योति ठीक, अंकित, प्रवीण का सही है। चलो अच्छा, आपने इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट कर दिया, ओके बेटा। प्रेमदत्त, जो पूछा जाए उसका आंसर दो, एग्जाम में भी ऐसी सिली मिस्टेक्स होती हैं। 16 mm वैल्यू किस चीज का है? अरे यार अंकित बेटा क्या लिखा है ये देखो, जब हम कंप्रेशन साइड से निकाल रहे हैं तो कंप्रेशन एनफोर्समेंट के सीजी से दूरी देखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एनसी प्लस 5TR प्लस इसका, तो ये डाया क्या है 5C, 5C का वैल्यू क्या है 16, तो वही तो लिखा है हमने। कौन है ये? अंकित। चलो तो इफेक्टिव डेप्थ क्या होगा, इफेक्टिव डेप्थ का डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं, दैट इज व्हाट इफेक्टिव डेप्थ कहाँ गया, ये नहीं, ये क्या कहता है, डिस्टेंस बिटवीन सीजी ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, टेंशन रेनफोर्समेंट के सीजी से एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर के बीच की दूरी। तो भाई हम ये जानते हैं यहाँ से यहाँ तक सीजी ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट से ये जो दूरी होता है वो क्या होता है, डीसी होता है, होता नहीं होता है। तो मैं ओवरऑल डेप्थ में से अगर डीसी टेंशन साइड का माइनस कर देता हूं तो मुझे ऑटोमेटिकली इफेक्टिव डेप्थ मिल जाएगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो क्या होगा मेरे पास, दैट इज व्हाट, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा कैपिटल डी माइनस डीसी, टेंशन साइड की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, दैट इज ये आ जाएगा, डी का वैल्यू हमें कितना दिया 600 माइनस डीसी इन टेंशन इज द 48, सो दैट डी इज इक्वल टू, स्मॉल डी इज इक्वल टू 552 mm, हियर इट इज 552 mm। मनीष 48, अरे भाई दोनों ही ये थोड़ी डी होता है मनीष ने क्या किया, ओवरऑल डेप्थ में से ये और ये दोनों माइनस कर दिया, इज इट डी? गलत है भाई मनीष। चलो तो एक एग्जांपल ये हो गया ना, दूसरा एग्जांपल ये हो जाएगा, यहाँ पे तो आ गया, ये नहीं, ये क्या कहते, ज्योति ठीक,
अंकित प्रवीण का सही है। चलो अच्छा, आपने इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट कर दिया। ओके बेटा। प्रेमदत्त, जो पूछा जाए उसका आंसर दो। एग्जाम में भी ऐसी सिली मिस्टेक्स होती हैं। 16 mm वैल्यू किस चीज का है? अरे यार अंकित बेटा, क्या लिखा है ये देखो। जब हम कंप्रेशन साइड से निकाल रहे हैं तो कंप्रेशन एनफोर्समेंट के सीजी से दूरी देखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एनसी प्लस फाई टी आर प्लस इसका, तो ये डाया क्या है, फाई सी। फाई सी का वैल्यू क्या है, 16, तो वही तो लिखा है हमने। कौन है ये, अंकित। चलो, तो इफेक्टिव डेप्थ क्या होगा? इफेक्टिव डेप्थ का डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं। दैट इज व्हाट इफेक्टिव डेप्थ कहाँ गया, ये नहीं। ये क्या कहता है, डिस्टेंस बिटवीन सीजी ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, टेंशन रेनफोर्समेंट के सीजी से एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर के बीच की दूरी। तो भाई हम ये जानते हैं यहाँ से यहाँ तक सीजी ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट से ये जो दूरी होता है वो क्या होता है, डीसी होता है, होता नहीं होता है। तो मैं ओवरऑल डेप्थ में से अगर डीसी टेंशन साइड का माइनस कर देता हूं तो मुझे ऑटोमेटिकली इफेक्टिव डेप्थ मिल जाएगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो क्या होगा मेरे पास, दैट इज व्हाट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा कैपिटल डी माइनस डीसी, टेंशन साइड की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, दैट इज ये आ जाएगा, डी का वैल्यू हमें कितना दिया, 600 माइनस डीसी इन टेंशन इज द 48, सो दैट डी इज इक्वल टू, स्मॉल डी इज इक्वल टू 552 mm, 552 mm, हियर इट इज 552 mm। मनीष 48, अरे भाई दोनों ही ये थोड़ी डी होता है मनीष ने क्या किया, ओवरऑल डेप्थ में से ये और ये दोनों माइनस कर दिया। इज इट डी? गलत है भाई मनीष। चलो, तो एक एग्जांपल ये हो गया ना। दूसरा एग्जांपल ये हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा रफ में कैलकुलेट करना है अभी आपको। सो दिस इज द फाई सी, दिस इज द फाई टी एंड दिस इज द फाई टी आर। ये आप सब जानते हैं तो दोबारा लिखने की मुझे जरूरत नहीं होनी चाहिए वैसे। दिस इज द डी, तो यहाँ पे एनसी वगैरह आप जानते हैं, तो डी इज इक्वल टू 700 mm। फाई टी जो दे रखा है आपको, दैट इज द 25 mm, phi t is the 25 mm, phi that is the 16 mm, r दे रखा that is the 10 mm, phi t r दे रखा that is the distance between, clear distance between two bar, that is the इसको मैं लिख देता हूं क्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बार। तो ये हो जाएगा क्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बार, डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर इज 30 mm। और इसमें आपको एनसी जो दे रखा है दैट इज द 30 mm ले लो, 30 mm ले लीजिए। आप मुझे यहाँ पे बताइए, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए इसके अंदर डी साइड कितना होगा, बी क्विक। ये डेटा दे रखा, रफ में कैलकुलेट कर लो। पहले रफ में कैलकुलेट करो। मेरा 552 राइट, ठीक है। नेहा का वीडियो लेग हो रहा है, आप रिफ्रेश करो अकाउंट को। मोहित
मेरा आंसर सही अंकित, हाँ बिल्कुल सही होगा। फाई का सिंबल डी से ज्यादा किसका लग रहा है यार आप लोग? चलो चले। सो व्हाट इज द डीसी टेंशन? अरे यार ये 677 कौन लिख रहा है बे? सॉरी कौन लिख रहा है यार? थोड़ा सोचो। इफेक्टिव कवर पूछ रहा हूँ, डीसी माने इफेक्टिव कवर डीसी कवर की बात कर रहा हूँ, डी नहीं लिखा है मैंने। चलिए तो क्या होगा, तो भाई हमें डीसी टेंशन की साइड की बात करें तो टेंशन में जो स्टील है उसका सीजी, तो दो लेयर अगर दे रखी हैं तो दो लेयर का सीजी कहां पे होगा? इन दोनों के बीच में कहीं होगा। तो इन दोनों के बीच में कहीं होगा, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होगी दैट इज डिनोटेड एज द डीसी। तो इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आ जाएगा एनसी, फिर आएगा फाई टी आर, फिर आ जाएगा फाई टी आर, फिर आ जाएगा मेरे पास में ये पूरा डाया, टेंशन का, एंड फिर आ जाएगा हाफ ऑफ डिस्टेंस, तो प्लस हो जाएगा क्लियर डिस्टेंस बटा 2 हाफ ऑफ दिस, यही होगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास में डीसी का वैल्यू, और यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो द एनसी इज 30 टी आर, फाई टी आर का वैल्यू कहाँ गया? फाई टी आर 10 mm प्लस फाई टी 25 mm प्लस क्लियर डिस्टेंस दिस इज द 30/2, सो दैट वैल्यू इज द कितना हो गया? 30 40 और 65 और 15, तो ये हो जाएगा 80 mm, दिस इज द 80 mm। सो द डीसी साइड में आ रहा है वो आ जाएगा आपके पास में 80 mm। अब आप फटाफट मुझे जो है वो डीसी का बता दो, डीसी कंप्रेशन साइड का बता दो क्विक, कंप्रेशन साइड का बता दो क्विक। कंप्रेशन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? कंप्रेशन में अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा दिस इज डीसी कंप्रेशन में। तो सबसे पहले लिखा जाएगा दिस इज द एनसी, फिर लिखा आर, ये हो जाएगा फाई टी आर, और ये हो जाएगा हाफ ऑफ दिस डाया फाई सी/2। तो जब इसमें डेटा पुट करेंगे तो व्हाट इज दिस? एनसी का वैल्यू दे रखा फाई टी आर इज द प्लस फाई सी
वैल्यू इज हाउ मच, 30 और 10 40 और 8 48, तो ये हो जाएगा 48 mm। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इफेक्ट तो स्मॉल डी में हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज द, ये हो जाएगा दैट इज माइ minus DC intention that is the 80, so that will be the 620 mm, it is the small d। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप लोगों के पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए तो एक काम ये लिख लिया होगा सबने, आई होप ये तो लिख लिया सबने, और ये लिख लिया। इसके बाद में ये एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल 1 लिख लो फटाफट क्विक।